जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस इंस्टीट्यूट में। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है फेमिनिज़म, नारीवाद। टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे और हमें एक तरह का मोटिवेशन मिले। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों हमने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फेमिनिज़म या नारीवाद का मतलब क्या होता है। फेमिनिज़म का सीधा मतलब होता है दोस्तों फेमिन, ठीक है, जिसका मतलब है महिला, और इज़ मतलब है विचार। जो विचार महिलाओं के लिए है उसे ही फेमिनिज़म बोला जाता है। तो दोस्तों जो भी हम महिलाओं के अच्छे की बात करते हैं, जो भी महिलाओं को हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो भी महिलाओं के लिए बात की जाती है, जो महिलाओं के हित के लिए बात की जाती है, उसे ही फेमिनिज़म कहा जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस में इस फेमिनिज़म को पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में फेमिनिज़म, नारीवाद को पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हम अपने पुराने राजनीति विज्ञान के लेखकों की बातों को सुनेंगे तो उन्होंने बोला हुआ है कि महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहिए। किस चीज़ का? अपने नेता को चुनने का। तो इसका मतलब क्या है? महिलाओं को इम्पोर्टेंट नहीं माना गया। समझ में आया दोस्तों? तो पॉलिटिकल साइंस में 19वीं सदी के बाद एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, एक बहुत बड़ा क्रांति हुई, जिस क्रांति में ये बात कही गई कि महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। सोचो दोस्तों, अगर जो महिला है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा जब उनको किसी चीज़ से वंचित कर दिया जाता होगा, जब उन्हें किसी चीज़ से मना कर दिया जाता होगा। तो उन्हें यही लगता होगा कि हमारी गलती सिर्फ यही है कि हम महिला हैं, और जबकि कहीं भी ऐसा कोई काम नहीं जो पुरुष कर सकते हो महिला नहीं कर सकती, और जो महिला कर सकते हो पुरुष नहीं कर सकते। तो फेमिनिज़म क्या हुआ? फेमिनिज़म में महिलाओं ने पुरुष के बराबर अपने अधिकार की बात की, तो उसे ही बोला गया फेमिनिज़म, नारीवाद। ठीक है दोस्तों, अब इस टॉपिक को, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो इसे मैं 2 भागों में कवर करने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेमिनिज़म में क्या होता है, फेमिनिज़म कहाँ से जन्म लिया गया, फेमिनिज़म के आने के बाद में किस तरीके से वो समय समय पर कैसे मांग बढ़ी। जैसे कैसे मांग बढ़ी मैं आपको बताता हूँ। फेमिनिज़म की पहली मांग ये थी कि हमें अपना नेता चुनने का अधिकार हो, हमें राजनीतिक अधिकार हो, हमें वोट डालने का अधिकार हो। फिर उन्हें लगा कि वोट डालने का अधिकार से सब कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने क्या मांग करी दूसरी, कि हमारे ऊपर जो अत्याचार होते हैं, जो पुरुष हमें कुछ नहीं समझता और जो हमें सीधा मारता पीटता ये सब करता है, उससे हमें छुटकारा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। फिर तीसरी बात महिलाओं ने करी कि हमारी जो स्थिति है उसमें सुधार हो। ठीक है, हमारी कई चीज़ों को कंसीडर किया जाए। जैसे आज के टाइम में महिला अगर जॉब करती है और उसका बेबी होता है तो उसके लिए उसे छुट्टियां दी जाती है। तो यही सब चीज़ें दोस्तों बताई गई। तो इस 3 तरीके से महिलाओं फेमिनिज़म फैला। सॉरी। इसके बाद दोस्तों जो हमारी सेकंड वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि लिबरल फेमिनिज़म क्या होता है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म क्या होता है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म क्या होता है, सोशल फेमिनिज़म क्या होता है, और उसके बाद में फेमिनिज़म के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं, और मुझे किस तरह के सुधार की ज़रूरत है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि फेमिनिज़म क्या है, फेमिनिज़म में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और फेमिनिज़म की बात पॉलिटिकल साइंस में क्यों हो रही है। अब दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ने के बाद यह टॉपिक आपके लिए पढ़ना ज़रूरी क्यों है? ये आपके लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जब अगर आप कल वे नेता बने तो आपको महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए। आप भी वो गलती ना करें जो हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों साल तक करी है, हजारों साल तक करी है। उसके बाद में जब आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो तो आप महिलाओं के हित के लिए काम करें। हित का मतलब है कि उसका कोई अहित ना करे, उसका कुछ गलत ना करे। तो फेमिनिज़म सीधा सीधा नारीवाद की बात करता है। तो आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो इस चीज़ को मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया। तो फेमिनिज़म के सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परिचय, इंट्रोडक्शन, कि फेमिनिज़म क्या है। तो आप बताओगे फेमिनिज़म इज़ अ मूवमेंट एज वेल एन आइडियोलॉजी दैट रिप्रेजेंट efforts to achieve the objective of equality, dignity, right or emancipation and empowerment of women by adopting various creative ways and means।
इसमें बताया गया है कि महिला जो नारीवाद है वो एक आंदोलन है, वो एक विचार है जो ये बताता है कि किस तरीके से महिला को समानता मिले, महिला की इज्जत की जाए, उसकी भी डिग्निटी हो और उसको भी अधिकार मिले और उसको भी अपने मन की करने की शक्ति मिले और उसको भी मजबूत किया जाए। और इस तरीके की चीज़ों को ही प्राप्त करने के जो विभिन्न तरीके हैं उसे ही नारीवाद कहा जाता है। तो मोटा मोटा नारी के लिए समानता और उसके हक की बात करना और उसके हक के लिए जो रास्ते अपनाना उसे ही फेमिनिज़्म या नारीवाद कहा गया है। सॉरी दोस्तों। तो बताया गया है दुनिया भर में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में असमानता, अधीनता, दोयम दर्जे का सामना करना पड़ता है। मतलब कि जो महिला है उसे हमेशा पुरुष से असमानता मिलती है, ठीक है। पुरुष उसे कई चीज़ों में बताता ही नहीं है, ठीक है। उसे पुरुष से हमेशा हमेशा कहीं ना कहीं गलत काम, मतलब कि गलत तरीके का व्यवहार मिलता है। उसे अधीनता, उसे हमेशा पुरुष अपने अंदर दबा देता है, उसे हमेशा उसको एक कंट्रोल में रहना पड़ता है। जैसे कि अगर वो बचपन में किसी कंट्रोल में अगर उसके अंदर जो फ़ायदे हो या उसके पास जो उसके गुण हो वो उसका सही से यूटिलाइजेशन या सही से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती, ठीक है दोस्तों। तो आज के टाइम में जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे देश में से जो कल्पना चावला जो अमेरिका जाके जो गई थी इधर तक, तो अगर उनको दबा दिया जाए, उनको किसी पुरुष के द्वारा दबा दिया जाए तो वो क्या आगे बढ़ पाएंगी। तो ऐसे सैकड़ों महिलाएं हैं या हज़ारों लाखों महिलाएं हैं जो दुनिया भर में आज कुछ प्राप्त कर चुकी है। तो अगर उन्हें किसी पुरुष के द्वारा अधीन कर दिया जाता तो क्या वो आगे बढ़ पाती। तो यही है कि महिलाओं को पुराने ज़माने से लेके, मतलब कि 90s से पहले से लेके उन्हें बहुत जगह उन्हें सप्रेस किया जाता था, उन्हें दबाया जाता था। तो उसी लिए आज के टाइम में बात हुई है कि उनको ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। यह अधीनता अक्सर महिलाओं के उत्पीड़न, हाशिए, शोषण में परिणत होती है। उत्पीड़न मतलब उसे परेशान किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, और जो पितृत्मक समाजों की विशेषता है। अब दोस्तों पितृसत्तात्मक क्या होता है। पितृसत्तात्मक ये होता है कि सेंटर में हम पुरुष को रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कुछ भी बोलते हैं तो उसको पुरुष से जोड़ दिया जाता है और हम ये एक कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में या अपने दिमाग में ये बात बिठा लेते हैं कि हर काम पुरुष कर सकता है। पुरुष के लिहाज से ही हम उस चीज़ों को सोचते हैं और महिलाओं को हम कुछ मानते ही नहीं। उसे ही बोलता है पितृसत्तात्मक समाज, जहाँ पे सारे फैसले पुरुष लेता हो, और पुरुष से भरा हुआ समाज जहाँ महिलाओं को बिल्कुल वैल्यू नहीं दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ तो समझ में आ गया। प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिएगा कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो पितृसत्तात्मक परिवार और संपत्ति पर पिता या सबसे बड़े पुरुष सदस्य शासन द्वारा चिन्हित एक सामाजिक व्यवस्था है। यह पुरुष को परिवार और समाज के भीतर मुख्य अधिकार के रूप में स्थापित करता है और इस प्रकार जीवन के सभी क्षेत्र में उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों जैसे मान के चलो कुछ भी पहले ज़माने में क्या होता था मोस्टली कि लोग अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे और बेटियों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ाते थे। तो उनका मन कंसेप्ट क्या होता था कि बेटा जो है उसे ज़िंदगी में आगे जाना है, उसे कुछ करना है, और बेटी पढ़ के क्या करेगी। 10वीं तक पढ़ाते थे, 8वीं तक पढ़ाते थे, बस उसको नॉलेज के अक्षर पढ़ना आ जाए उतना ही पढ़ाते थे। तो ये सब क्या था, ये एक पितृसत्तात्मक समाज था जो पुरुष के लिए कंसीडर होकर सोचता था। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जिससे आप साइंस को पहचान सकते हैं, ऐसे सिग्नेचर को पहचान सकते हैं जिससे पता चलता है कि पुरुष से भरा हुआ समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है जो पुरुषों के हिसाब से पुरुषों ने बनाया है और उसमें महिलाओं के लिए वो जगह नहीं है जो उसे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार की बात की गई है, ठीक है। पहले के ज़माने में पिता की संपत्ति भी पुरुषों को ही दी जाती थी, बड़े बेटे को ही दी जाती थी, ठीक है। अब जाके कानून आया है, मतलब हज़ारों सालों बाद, कि आपको अपनी संपत्ति महिला को भी देनी होगी, अपनी बेटी को भी देनी होगी, और वो इसके लिए दावा कर सकती है। तो दोस्तों समझ में आ गया। साथ ही ये महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है कि उन्हें दोयम दर्जे पर रखा जाता है। तो अगर पितृसत्तात्मक समाज जहाँ भी होगा, जहाँ भी पुरुषों का दबदबा होगा, जहाँ महिलाओं को नहीं उसका स्थान दिया जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, उसे पुरुषों पर निर्भर कर दिया जाएगा और उसे हमेशा सेकंड सिटीजन लगेगा। सेकंड सिटीजन मतलब कि उसे ऐसा लगेगा कि मैं पुरुष के बाद में हूँ, पुरुष के साथ में नहीं, मैं पुरुष के बाद में हूँ। पितृसत्ता की संस्था इतिहास में लंबे समय से फूलती रही है। तो दोस्तों पितृसत्तात्मक समाज, इसमें हमारी गलती नहीं होती। जैसे हम जो पीछे से सीखते आते हैं, तो वही बताया गया है कि यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज एक बहुत बड़ी चेन है, हमने उस चेन को फॉलो किया है, ठीक है। और
अब जाके सामाजिक संरचनाओं तंत्र में फैल गई है। तो पुरुष से ही चीज़ें सारी चीज़ फैल गई है कि समाज जो है पुरुषार्थ और या फिर पितृसत्तात्मक होना चाहिए। नारीवाद पितृसत्ता को महिलाओं के जीवन की दुर्दशा का प्रमुख कारण मानते हैं। नारीवाद फेमिनिस्ट कहते हैं कि ये जो पुरुष है ना, ये पुरुष की वजह से ही, जो पुरुष समाज जो है इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं उसके नतीजे में ही जो है वो महिलाओं को अपने अधिकार नहीं मिली। तो दोस्तों यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, क्या समझना है। तो इंट्रोडक्शन में आपको समझना है कि पितृसत्तात्मक समाज जो है वो है क्या, जो फेमिनिज्म है वो है क्या, नारीवाद कैसे अपनी बात रखना चाहता है, नारीवाद नारियों को किस तरीके से दोयम दर्जा मिला, उन्हें अपने अधिकार प्राप्त नहीं हुए। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और हाँ, ये सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक में दे दूंगा, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब बात की गई यहाँ तक, अभी हमने क्या पढ़ा है, अर्थ कि नारीवाद का क्या अर्थ है। तो नारीवाद का अर्थ हम समझ गए कि भाई उसको जब भी उसको परेशान किया जाता है, उसको पुरुषों के बराबर नहीं समझा जाता, उसे पितृसत्तात्मक समाज में रखा जाता है, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कि यहाँ तक नारीवाद क्या है। नारीवाद क्या है? जो नारियों के लिए बात करता है, जो कहता है पितृसत्तात्मक समाज नहीं होना चाहिए, जो कहता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का हक मिलना चाहिए या फिर उसे उनका हक मिलना चाहिए, उनका हक पुरुषों के द्वारा दबाया नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इस चीज़ की उत्पत्ति हुई, मतलब कि इतने सालों से जो पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती नहीं मिलती, जिस महिलाओं ने अपने लिए कोई बात नहीं की थी, उन महिलाओं ने अपनी बात की, उन्होंने उन्होंने इसीलिए फेमिनिज्म आया, एक नारीवाद आया। और नारीवाद की कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ से आया, इसका धीरे धीरे विकास कैसे हुआ और कैसे आज के टाइम में हम कहीं ना कहीं महिलाओं को 80-90% उसके हक के पास ले जा चुके हैं। अब हमारा 10-15% ही रहता है। तो यहाँ पर बताया गया ज़्यादा रह सकता है, ये मेरी एक थिंकिंग है। यहाँ पे उत्पत्ति और विकास की बात करते हैं। महिला प्रश्न में हमेशा से रहा है, लेकिन एक अलग गंभीर बौद्धिक प्रयास के रूप में नारीवाद हाल ही में मूल रूप से फूल रहा है। तो दोस्तों हमें बताया गया है कि महिला सबके लिए एक विषय तो थी, ठीक है। अगर मान के पुराने ज़माने में महिलाओं के लिए बात की गई है, अगर आप देखा जाए जैसे हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी या फिर कई रानियां थी जो सत्ताओं को चलाती थी, तो महिला कहीं ना कहीं हिस्से में तो रही है, लेकिन महिलाओं के लिए बात करना ये आज के टाइम में शुरू हुआ है, ठीक है। पहले जो था सिर्फ ऊपर लेवल में महिलाओं को सारे अधिकार मिलते थे, या फिर महिलाओं को अधिकार में या फिर उसका जो दर्जा था वो पुरुष द्वारा बनाए गए थे कि आप घर में रहोगे, आप चूल्हा चौका करोगे, आपके लिए ये काम निर्धारित कर दिए गए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब महिलाओं के लिए बात अलग कर दी गई है। तो ये बोला गया महिला प्रश्न हमेशा रहा है कि महिलाओं के साथ ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, लेकिन अब जो है इस टाइम ये बढ़कर आया है। बढ़कर आने की बात है कि महिलाओं के लिए बहुत सी चीज़ें बदली हैं, बहुत उसके लिए अपॉर्चुनिटी लाई गई है। तो ये किस वजह से हुआ है? नारीवाद की वजह से, फेमिनिज्म की वजह से। राजनीतिक दर्शन और सिद्धांत के इतिहास को एक पुरुष गढ़ के रूप में वर्णित करने दूर की बात नहीं होगी, जिसने महिलाओं को कभी भी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बनने दिया। तो दोस्तों देखो, भगवान ने जब पृथ्वी में हम सबको भेजा तो इंसान की कैटेगरी में दो ही लोग बनाए, है ना, पुरुष स्त्री, है ना। अब जब स्त्री को किसने दबा दिया? पुरुष ने, उसे उसके अधिकारों से वंचित कर दिया, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि पुरुष ने कहीं ना कहीं उन महिलाओं को उनके हक से, उनके लिए सारी चीज़ें सेटल कर दी, उनके लिए बाउंड्रीज बना दी, ठीक है। आमतौर पर नारीवाद के इतिहास का विश्लेषण कई क्रमिक तरंगों में वर्गीकृत किया जाता है, जो कुछ बुनियादी सिद्धांत और उद्देश्यों के रूप में होता है। तो दोस्तों उत्पत्ति क्या हुई कि उत्पत्ति महिला बहुत दिन से प्रश्न में थी, लोगों के विचारों में थी, लेकिन इसके लिए बात करना, इनके लिए काम करना ये हाल ही के दिनों में शुरू हुआ है। तो 3 रूप से महिलाओं ने अपने लिए आवाज़ उठाई और उन आवाज़ों को बढ़ाया। तो दोस्तों सबसे पहली बात अब हम 3 रूप से देखते हैं। पहली जो थी 19वीं 20वीं सदी में, जब नारीवाद ने अपनी बात रखी, जब महिलाओं ने अपनी बात रखी कि हमारे लिए ये होना चाहिए, और वो उसमें सक्सेस भी हुई। फिर उसके बाद 1960 में, जिसमें उन्होंने बोला कि हमें मारा पीटा नहीं जाना चाहिए, हमें अपने बराबर के दर्जे के लिए बात की। और तीसरे में उन्होंने बोला 90 के बाद कि हम बराबर है या हम पुरुष से आगे भी बढ़कर हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। 3 धाराओं में महिलाओं ने, नारीवाद ने विकास किया। पहली धारा में महिला ने कहा कि हमें अधिकार चाहिए जो
पुरुष को भी है, जैसे अपना नेता चुनने का, अपने राज्य का, या फिर हमें नेता बनने का, ठीक है। दूसरी में बात की गई 1960 के बाद कि हमें अपने अधिकार कुछ मिलने चाहिए। तीसरे में बात की जा रही है दोस्तों, जैसे मैं आज आपको बताता हूँ कि जो फीमेल होती है या फिर जो महिला होती है, उनको एक मासिक या 15 दिन में उनका एक साइकिल होता है पीरियडिक, तो उस साइकिल के लिए भी अब सरकार छुट्टी के अप्रूव की सोच रही है। और यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि फ्रांस, जर्मनी, इन सब कंट्रीज़ में उनके लिए लीव की व्यवस्था की गई है कि उस दिन इनको इतना पेन होता है कि वो काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए उन्हें लीव दी जाए। तो ये एक कितनी अच्छी चीज़ है। तो ये अब जाग हो रहा है, मतलब कि हम देख रहे हैं कि कहाँ किस समाज से लेकर हम किस समाज में बदल चुके हैं। पर हाँ, कभी भी हमें इसके लिए पुरुषों को गलत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को पुरुष ने भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए सपोर्ट किया है। और ये बात नारीवाद भी अच्छे से जानता है, और कहीं ना कहीं बहुत से पुरुष इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। फेमिनिज़म को फूलने में कहीं ना कहीं पुरुषों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन उनकी वजह से ही ये हुआ है। ये भी एक कहीं ना कहीं डार्क सीक्रेट, या फिर हम कह लें कि डार्क रहस्य है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आप बताओगे कि भाई फेमिनिज़म है क्या, कैसे पितृसत्तात्मक समाज इसके लिए खतरा था, या फिर इसकी वजह से ये ज़्यादा हुआ था। फिर उसके बाद बताओगे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और अब आप बताओगे कैसे कैसे समय समय पर फला फूला। तो आप पहले बताओगे पहली लहर, तो पहली लहर 19वीं और 20वीं सदी में आई थी। तो आप बताओगे प्रख्यात विद्वान इस विश्वास को प्रदर्शित करते हैं कि प्रकृति ने महिला को इस तरह से बनाया है जैसे वह सबसे उपयुक्त और प्रजनन और परिवार और घर की देखभाल करने में सक्षम है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि पुरुष ना पहले ये मानता था कि महिला जो है वो भगवान ने उसे बनाया ही इसलिए है कि वो बच्चे पैदा कर सके, वो घर की देखभाल कर सके, और वो कहीं ना कहीं यही काम करे। उसे घरेलू बना दिया गया था। उदाहरण के लिए अरस्तु जो है, जैसे आप बोलते हैं ना कि अरिस्टोटल, जो पॉलिटिकल साइंस के फादर माने जाते हैं, जिन्होंने महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों से बाहर रखा। उन्होंने कहा महिला को राज्य की राजनीति से बाहर रहना चाहिए। और रूसो, जो बहुत ही जस्टिस के पर इनके विचार है, जो बहुत ही बेस्ट रिनोन्ड एक लेखक है, उन्होंने कहा कि महिलाओं को बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इनको जो है मेन जगह पे, मेन स्ट्रीम में आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो मुख्य रूप से, या फिर इन्हें इनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। मुख्य रूप से अधिकारों के विमर्श पर केंद्रित थी। तो देखो, अब जब पुराने ज़माने में ये चीज़ थी कि महिलाओं को पुरुष के बराबर तो दूर, उनको सीधा समाज से बाहर, उनको समाज की गतिविधि से बाहर रखा जा रहा है, और उनकी एक दायरा बना दिया गया है महिलाओं के लिए। तो उस दायरे को महिला ने पहली लहर में करा। तो जब 19वीं 20वीं सदी की जो बात थी, तब महिलाओं ने एक ही पहले अपनी डिमांड रखी कि अधिकार, हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। कैसा अधिकार मिलना चाहिए? राजनीतिक, हम सत्ता में भाग ले, हम सत्ता को बना सके, हम सत्ता को चला सके, ऐसी दावेदारी की गई। और 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं को सबसे पहले अधिकार मिला था। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जितने भी देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे, उन्होंने तुरंत महिलाओं को पॉलिटिकल राइट नहीं दिए थे। पर हमारे देश भारत ने सबसे पहले आज़ाद होते ही महिलाओं को भी उनके वोटिंग राइट्स दे दिए थे। और उसके अलावा हमारे कुछ ही दिनों बाद हमारे देश की प्रधानमंत्री लीड करने वाली एक महिला थी। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है, और हमारे भारतीय इतिहास में कहीं ना कहीं महिलाओं को जगह मिली है। परंतु ये जो नारीवाद में पढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत नहीं है कि उनको दायरे में हमेशा कर दिया गया है, हाशिए पे कर दिया गया है। उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता रहा है, और होता भी है। तो यहाँ पर आपको पहले प्रभाव में समझ में आ गया दोस्तों, जो पहली लहर थी कि महिला ने क्या कहा। महिला ने देखा कि उसको राजनीति में तो जगह ही नहीं है, तो उसने राजनीति में जगह मांगी अपने लिए। और इसके लिए आपको मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जो एक लेडी थी, इन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी डिमांड की थी। और आप इनके बारे में अगर फेमिनिज़म को वेरी डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो इनके बारे में पढ़िएगा। महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता का पहला व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने महिला के अधिकार की बात की, महिला की स्वतंत्रता की बात की, और एक बुक में बात की, उन्होंने एक क्राफ्ट करके बताई। उन्होंने नागरिकता के अधिकारों से महिलाओं के बहिष्कार पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि महिला वोट क्यों नहीं दे सकती, महिला को आप
अधिकार से कैसे बाहर कर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों के लिए समान अधिकार की जमकर वकालत की। इन्होंने उस समय के कई नारीवादियों से विपुल लेखन की शुरुआत की, जिन्होंने महिलाओं और पुरुषों को समान तर्क संघर्ष क्षमता पर जोर देना शुरू किया। पहली लहर के नारीवादियों का मानना था कि मत अधिकार प्राप्त करने से सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो पहले जो महिलावाद, जो नारीवाद था, जो 1960 से पहले का नारीवाद था, जो 1800 से चलता आ रहा था, उनका मानना यही था कैसे भी करके हमें आप राजनीति में भाग दोगे, हमें हमारे अधिकार दोगे तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, उनका ये मानना था। लेकिन 1960 के बाद दूसरी लहर आई जिसमें वोटिंग राइट तो मिल गए महिलाओं को। अब उन्हें लगा वोटिंग राइट मिलने से कुछ नहीं होता। अगर मान के चलो हमारा पति या हमारा बेटा या फिर हमारा जो पिता समाज है वो हमें वोट ही देने ना देने दे, या फिर वो हमें कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों से बांध कर रख दे, या फिर वोट देते टाइम वो हम पे कंट्रोल कर दे, तो कैसे चलेगा, है ना। तो महिलाओं को और भी कुछ सुविधाएं चाहिए थी जिसकी मांग 1960 के बाद उठी और इसे दूसरी लहर कहा जाता है। सॉरी दोस्तों। दूसरी लहर ने महिला उत्पीड़न के व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक और यौन पहलुओं पर केंद्रित किया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बताया गया कि महिला को उत्पीड़न, ये तो आपको पता ही है कि किस तरीके से महिला को एक तरह से बोला जाता है हमारे हिंदुस्तानी समाज में कि महिला को जूती पैरों की बोला जाता था कहीं जगह पे। तो ये कितनी गंदी सोच को दर्शाता है ना। तो यही बात है कि व्यक्तिगत उत्पीड़न मतलब परेशान रहना। आपको पता है कई उस टाइम में महिलाएं ऐसी थी कि जैसा पति मिल गया उसे उसके साथ वैसा रहना ही रहना है। ठीक है। उसकी मनोवैज्ञानिक, उसकी जो साइकोलॉजी होती थी उसके ऊपर, मतलब उसको हमेशा दबा के रख रहा है या फिर उसे किसी चीज़ में बोलने ना देना, अगर उसके अच्छे विचार उसको एक्सेप्ट ना करना, यौन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। और उसके बाद में कट्टरपंथी नारीवादी ने महिलाओं के खिलाफ लिंग भेद और हिंसा पर ध्यान केंद्रित किया, महिला वर्चस्ववाद की धारणा। तो दूसरी लहर में बोला गया कि आप महिला के साथ इसलिए भेद नहीं कर सकते क्योंकि वो महिला है, तो उसे लिंग भेद बोले। और हिंसा पर ध्यान केंद्रित किया गया, हिंसा पर ध्यान केंद्रित किया कि आप महिला के साथ हिंसा नहीं कर सकते। ठीक है। आपको पता है कि वो कमज़ोर होता है, आप उसे मारोगे नहीं, वैसे कमज़ोर नहीं होते, लेकिन एक ये सच मानना पड़ता है कि महिलाओं की जो साइकोलॉजी है या फिर जो भगवान ने जिस तरह की उनको एक बॉडी स्ट्रक्चर दिया कि वो मोस्टली पुरुष से उस तरीके के लिए कैपेबल लड़ने के लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष उसे मारेगा पीटेगा। तो यहाँ पर महिला वर्चस्ववाद की बात की कि आपने अपने एक मूवी है थप्पड़, है ना, तो उसमें उस थप्पड़ के ऊपर बताइए कि मतलब समाज में कैसे आप ये कैसे अपने दिमाग में डिसाइड कर सकते हो कि आप मार दोगे चलेगा, है ना। तो ये वाली बात है। कट्टरपंथी नारीवादी ने महिलाओं के खिलाफ कामुकता और हिंसा पर ध्यान केंद्रित किया और इन सभी लेखों में महिला वर्चस्ववाद, महिला की नैतिक श्रेष्ठता, भाईचारे का मूल्य, राजनीतिक समलैंगिकता और पुरुषों से अलगाववाद की धारणाओं को प्रदर्शित किया। परिवार सहित सभी संस्थान को महिलाओं के यौन उत्पीड़न के स्वाभाविक स्थलों पर रूप में पहचाना गया। तो उन्होंने बोला कि भाई सभी राइटिंग्स लिखी, उस टाइम में लेख लिखे गए 1960 में, कि सब जगहों पे छापा गया, सब जगह पे ये सब बातें हुई कि भाई समलैंगिकता, सबको बराबर का, जो महिला पुरुष को बराबर का दर्जा मिले राजनीति के अंदर, उसे अलग ना समझा जाए। जैसे वो कहीं काम करने जा रही है तो उसके साथ ऐसा ना हो कि उसका जो मालिक है या फिर जो उसे काम दे रहा है वो अपने दिमाग में डिसाइड कर ले और उसके साथ कुछ यौन उत्पीड़न करे, उसके साथ कुछ गलत करे। उसके बाद में अगर वो पढ़ने जा रही है तो उसे कुछ उसको ऐसा गलत ना लगे या उसे ऐसा नहीं लगे कि उसने कुछ गलत काम कर दिया है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है। तो दोस्तों समझ में आ गया। दूसरी में ये, पहले में नारीवादियों ने ये बात करी कि हमें जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अधिकार दे दो। दूसरे में उसने कहा कि हमें कमज़ोर मत समझो, हमें मारने पीटने की कोशिश मत करो, हमें कहीं ना कहीं हम भी तुम्हारी तरह काम पर जा सके और इन सब में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आनी चाहिए, इसके लिए एक व्यवस्था की जाए। ठीक है। तो अब देखो 1960 तक में या 1960 के बाद आप देखोगे कि इन सब चीज़ों में कहीं बदलाव आए थे। और आज के टाइम में तीसरी लहर से या फिर हम कहें आज के टाइम में इस चीज़ में हमारा समाज कहीं ना कहीं अच्छा हो गया। आज इसके बारे में पुलिस काफ़ी एक्टिव रह रही है और कहीं ना कहीं एक कोशिश की जा रही है। हम फेल हों अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं नारियों के लिए काम किया जा रहा है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।
ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं अपनी चीज़ों को समझा पा रहा हूँ, आप तक डिलीवर कर पा रहा हूँ। क्योंकि आप लोग दोस्तों समझ नहीं सकते कि जो मैं प्रैक्टिस से पढ़ाता हूँ या कुछ करता हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पे फीडबैक बहुत काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें, लिखने में कुछ नहीं जाएगा। आपके लिए भी किसी अगर आपने मुझे अच्छा फीडबैक दिया और मेरा कुछ करियर हो गया, तो आप भी उसके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहोगे, है ना। अब हम बात करते हैं नारीवाद की तीसरी लहर की। तीसरी लहर क्या थी? अब दोस्तों ये एक्सट्रीम लहर थी। एक्सट्रीम लहर का मतलब है कि इसने और आगे बढ़कर बात की। तो सॉरी, इन्होंने कई आंदोलन चलाए। तो 1960 के बाद वो याद रखना, और आंदोलन चलाने का मतलब है इन्होंने जगह जगह आंदोलन किए। ठीक है, आज के टाइम में कई सारी जो महिलाएं संगठन आपको बने हुए मिले ना, इन सबको आप देखना 1960 1990 के आसपास बने हुए सारे संगठन। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम में महिलाओं ने अपना संगठन बनाया, सेल्फ डिफेंस सिखाया, उसके बाद में कई तरह के। तो इन्हें नारीवाद की तीसरी लहर के रूप में चित्रित किया गया, जिसमें उन्होंने आंदोलन किए कहीं भी। उसके बाद में जगहों, सरकारी जॉब्स हो गई, सरकारी इंस्टीट्यूशन हो गए, सब लिए अपनी जगह मांग रहे कि हम भी इसमें पढ़ने के लिए, हम इसमें काम करने के लिए हमें भी बराबर का दर्जा मिले। इन्हें नारीवाद की तीसरी लहर के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसे आमतौर पर 1990 के दशक में उभरा और वर्तमान तक जारी है। तो अभी चौथी लहर नहीं आई है, तीसरी लहर है नारीवाद की। और इस तीसरी लहर में हमें यही बताया गया है कि किस तरीके से महिलाएं आंदोलन कर रही है, अपने लिए हमेशा कांस्टेंट एक लड़ाई लड़ रही है, जिसमें उन्हें उनका हक मिल जाए। ये मत बोलो कि पुरुषों से बराबर, महिलाओं को अपना हक मिल जाए। ठीक है, अब मान के चलो कोई हमारे जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ऐसी रिसर्च है, एक आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, और उस रिसर्च में महिला ने अपना एक इनपुट दिया। ठीक है, और वो रिसर्च कामयाब हो गया। ठीक है, अब जैसे मान के चलो ऐसा बताया जाता है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने कितनी सारी खोज करी थी, कितनी लाखों खोज या हज़ारों खोज करी थी, उसके बाद उन्हें फार्मूला मिला था कोई। तो कई बार क्या होता, अगर वो फार्मूला वो नहीं कोशिश करते या फिर उनको वो फार्मूला नहीं मिलता, तो हमें वो कामयाबी नहीं मिलती। तो सेम कई बार अगर हम महिलाओं का कहीं पे कोई योगदान होगा, और मान के चलो उस महिला को बचपन में ही चूल्हे चौके में लगा दिया जाएगा, तो दोस्तों कई सारी इन्वेंशंस होती है, कई सारी चीज़ें होती है जो पीछे ही रुक जाती है। अगर आप डेवलप्ड समाज के रूप में देखो, अमेरिका ने जल्दी से इन चीज़ों को क्यों बढ़ावा दिया? उन्होंने महिलाओं को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि रिसर्च डेवलपमेंट्स इन चीज़ों के लिए कभी भी किसी को भी रोकना सही नहीं है। तो इसीलिए वो सबको बराबर की व्यवस्था कर दे। जब सब बराबर होंगे तो हमारा ही समाज आगे बढ़ता है। तो इन्हें नारीवाद की तीसरी लहर के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसे आमतौर पर 1990 के दशक में उभरा, वर्तमान तक जारी है। तीसरी लहर में महिलाओं के बीच रंग, जाति, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के आधार पर बहुलता की गणना और उनके जीवन में पहचानों की भूमिका को पहचानने के लिए इसमें बोला गया कि हमारे साथ भी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम भी धर्म, संस्कृति, इन सब के रूप में अपने आप को संबोधित करते हैं। इस चरण द्वारा संबोधित महत्वपूर्ण मुद्दों में प्रजनन अधिकार। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो पहले ये मान लिया जाता था कि लड़के से लड़की की शादी हो गई तो लड़की पे लड़की का पूरा कंट्रोल है सेक्सुअल रूप में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी भी एक अपनी इच्छा होती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, जिसमें कोर्ट ने बताया कि आप जो एक पिंक मूवी है आप देखना, उस पिंक मूवी यही बताया गया है कि उसकी इच्छा भी मैटर्स करती है। तो प्रजनन अधिकार, यौन हिंसा, यौन हिंसा मतलब उसे घर में मारे पीटे जाना या फिर उसे कमज़ोर समझे कहीं भी पीटे जाना, कुछ गलत करना, उसके साथ किसी शारीरिक रूप से कुछ करना। कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न तो आप जानते ही हैं कि जहाँ पे वह काम करने जा रही है तो वहाँ पर उसको मतलब कि कोई पुरुष परेशान करे या फिर किसी तरीके से उसे उसके दिक्कत हो। और बलात्कार, अब दोस्तों आप देखते होंगे आज के टाइम में बलात्कार के कितने सारे किस्से हैं, और ये बहुत बड़ा, जब तक ये होता रहता है तो हम पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ी गाली है दोस्तों, और ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। तो अब दोस्तों ये आपकी नज़र में ज़्यादा आता होगा, पहले ये नहीं आता होगा, क्योंकि पहले ये रिपोर्ट नहीं होता था। ठीक है, और बहुत बड़े लेवल पे होता था, जिसको वो आगे आके नहीं बताती थी। ठीक है दोस्तों, आप अमेरिका का मी टू मूवमेंट देखना, जहाँ पर महिलाएं अब आगे बताती कि मेरे साथ 30 साल 20 साल पहले इस बड़े बड़े व्यक्ति ने मेरे साथ ये गलत किया था। तो समझ रहे हो आप? तो अब ऐसा हमें एक माहौल तैयार करना है जहाँ पर ये सब ना हो। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान पुरुषों का ही होगा। वही इस चीज़ को पहले पहचान के, ऐसे लोगों को पहचान के
और इनके लिए एक ऐसा काम जरूर करेंगे। अनुचित मातृत्व अवकाश नीतियां और एकल माताओं के लिए समर्थन आदि शामिल है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान के चलो पहले क्या था, तलाक दे दिया जाता था, ठीक है, उसके बाद वो अपना गुजारा कैसे करेंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए एनॉमली, एलिमनी ऐसा बोलते हैं, एनॉमली नहीं बोलते, एलिमनी बोलते हैं, तो वो देना और महिलाओं के लिए ध्यान रखना, कोई किसी भी तरीके से उनको पेंशन्स देना। तो ये बताइए कि महिलाओं के लिए और मुद्दे बढ़ गए। देखिए जहाँ पे पहले महिलाएं सिर्फ पहले अधिकार मांग रही थी कि हमें वोट देने का अधिकार दे दो, दूसरी बार जहाँ पर वो ये बोल रही थी कि हमें बचाना है, हमें बस पुरुषों से हमें मारपीट इन सबसे बचना है, हमें बस अधिकार चाहिए। अब तीसरे में वो अपने बॉडी और अपने अपने फ़ायदे के लिए, मतलब जैसे मान के चलो कि अब उनके लिए जो उनकी सिग्निफिकेंस है, जो भगवान ने उन्हें बनाया जैसे, तो उस हिसाब से वो अपने मातृत्व अवकाश मांग रही है। ठीक है, अब बच्चे जो है वो महिला ही तो करती, मतलब कि पैदा करती है, तो जो महिला बच्चे पैदा कर रही तो उसके लिए अवकाश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो पेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल देके बताया था कि फ्रांस, जर्मनी का, यहाँ पर जो चीज़ें भी उनको मिल रही है वो सब हर जगह होना चाहिए कि नहीं, तो ये होना चाहिए। नारीवाद संघर्ष सामग्री और संदर्भ में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सभी से जुड़ा हुआ महिलाओं की मुक्ति की खोज है। तो ये बताया गया कि नारीवाद आप अलग अलग चीज़ मिला जुला के यहाँ वहाँ की बात कर लोगे, लेकिन नारीवाद का जो एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उसे मुक्ति मिले, उसे अपनी फ्रीडम मिले, उसे उसका अधिकार मिले। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा, और अगले लेक्चर में मैं आपको बताइए कि लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, इन सब के बारे में आपको बताएंगे और फिर आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और इसके अलावा दोस्तों अपने ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ें, और हाँ, इस लेक्चर के बाद कुछ अपने विचार ज़रूर बनाएं, और हमेशा एक अच्छे विचार के साथ रहे, जिधर सब कुछ ज़रूरी है और सबका इंक्लूजन ज़रूरी है। ये याद रखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए समाज आगे बढ़ाना होगा, तो हम सबको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो यही है। जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखें।